मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू के बारे में जो हम सबका कॉमन है। अभी कल ही कुछ दिन गुजरे मेरी से बात हो रही थी खातून की, और वो भी यही जानना चाह रही थी कि हेयर रिमूवल जो है वो कैसे मुमकिन है। ज़ाहिर है हम सब एशियन स्किन्स हैं और हम सब के जेनेटिकली बाल जो हैं वो बॉडी के ऊपर कुछ ज़्यादा होते हैं। सो उसका क्या हल है, आज हम ये डिस्कस करेंगे अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ। डॉक्टर शुमाइला मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक फराह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल से। मेरा ख्याल है ये एक मसला है जो कभी हल नहीं होगा, क्योंकि एक जनरेशन अगर हेयर फ्री हो भी जाएगी तो पीछे से एक और जनरेशन आ जाएगी जिसको कि ज़रूरत होगी। तो क्या इसमें लेटेस्ट कुछ इंटरवेंशंस भी हो रही हैं, कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं? फराह लेज़र्स तो वही हैं, और लेकिन ये है कि एशियन स्किन के लिए जो बेस्ट लेज़र्स हैं, ज़ाहिर है हमारी स्किन टाइप पे हम उन्हीं को यूज़ करते हैं। ठीक है। और दूसरा, जैसे हमने बात की, हम इसको लेज़र हेयर रिमूवल कहते हैं, विच इज़ बेसिकली अ मिसनोमर। इट्स लेज़र हेयर रिडक्शन। ठीक। सो 80% बाल जो हैं, जो बाल जो कि फॉल्टी बाल है, या जिसको हम कहते हैं कि मर्दाना तर्ज का बाल है या अनवांटेड हेयर है, वो ख़त्म हो जाता है। बट कुछ बाल जो हैं बहुत फाइनर हो जाते हैं, और कुछ 20% बाल रह जाते हैं जिनको मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। अब ये कैसे, कौन वो खुशकिस्मत हैं जिनके प्यूर रिमूव हो जाते हैं? बहुत सारे खुशकिस्मत लोग हैं। बॉडी के बाल जो हैं उनका रिस्पांस बहुत अच्छा होता है। जो बॉडी हेयर रिडक्शन है वो बहुत अच्छा रिस्पांस होता है रादर देन द फेशियल हेयर रिडक्शन। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो बॉडी पे जो बाल हैं वो ज़्यादा देर तक उस साइकिल में रहते हैं, या हेयर साइकिल के उस फेज़ में रहते हैं जिस पे बाल सबसे ज़्यादा लेज़र इफ़ेक्टिवली हिट करता है। वो ग्रोथ फेज़ होता है। फेस के बाल कम देर के लिए ग्रोथ फेज़ में आते हैं, कम बाल जो है वो ग्रोथ फेज़ में होते हैं, तो इसलिए उस पर ज़रा ज़्यादा सेटिंग्स हमें करनी पड़ती हैं। दूसरी बाल है बॉडी के बाल जो हैं वो ज़रा ज़्यादा कोर्स होते हैं और थिक होते हैं। तो जितना बाल टर्मिनल या थिक होगा या कोर्स हेयर होगा, उतना अच्छा उसका रिस्पॉन्स होगा लेज़र्स के साथ। फिर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसमें। लेज़र की टाइप्स हैं, लेज़र की क्वालिटीज़ हैं, लेज़र के पैरामीटर्स हैं कि किस पैरामीटर्स, सही पैरामीटर्स के साथ आपका बाल एड्रेस हो रहा है। बिकॉज हर लेज़र जो बाल का डायमीटर है वो फ़र्क है, और उसके ऊपर फ़र्क पैरामीटर काम करता है। हर स्किन का कलर, इतनी साइंस जो है आजकल, तो ब्यूटिशियंस ने भी जो है वो रख लिए हैं लेज़र्स, इसीलिए रिजल्ट्स नहीं आ रहे ना फ़र्क। अच्छा, हाँ, दिस इज़ द रीज़न। एक तो बहुत ही चीपर वर्जन्स ऑफ लेज़र्स। अच्छा, चीपर वर्जन्स ऑफ लेज़र्स अवेलेबल हैं। लोगों को लाइट्स और लेज़र में फ़र्क नहीं पता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अट्रैक्टिव बनाई जाती हैं कम प्राइस के साथ, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं कंपनसेशन उस चीज़ की हो रही होती है। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे हमें जाना चाहिए, कौन सी मशीन्स, इफ़ यू कैन नेम फ्यू, कि जो इफेक्टिव है एशियन स्किन के लिए? लेज़र्स के नाम बताती हूँ। जैसे हमारी एशियन स्किन टाइप के लिए एंडियाक लेज़र इज़ द बेस्ट लेज़र टाइप। उसके बाद देर आर एलेक्जेंड्राइट लेज़र, जो कि थोड़ी सी जो हमारी फेयर स्किन है, जैसे हमारे नॉर्थ के इलाकों में और आगे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो फेयर स्किन के साथ थोड़ा सा ज़रा पतला बाल होता है बट ब्लैक होता है, उसके लिए एलेक्जेंड्राइट लेज़र बहुत अच्छा होता है। और फिर उसके बाद आते हैं सेमीकंडक्टर्स, विच आर जैसे डायोड है। डायोड्स जो हैं वो भी बेहतर काम करते हैं, लेकिन उस पर थोड़ी सी सेटिंग्स ज़रा ज़्यादा होती हैं, और उसके अलावा उसको बहुत एफिशिएंटली काम करना होता है कि उसमें थोड़े से बर्न के चांसेस होते हैं, बट इट्स ऑल्सो गुड लेज़र फॉर आवर स्किन टाइप। उसके बाद आ जाते हैं IPLs आर लाइट्स, दे आर नॉट लेज़र्स। तो उसमें जो है वो ज़्यादातर बेहतरीन होता है फेयर स्किन टाइप 1-2 के लिए, जो फॉर्नर स्किन टाइप्स होती हैं उनके लिए। वो हमारे स्किन टाइप हमारे बालों के लिए नहीं बना होता, बिकॉज उसको हायर एनर्जीज पे अगर हम करते हैं तो वी गेट द बर्न। आपकी स्किन बर्न हो सकती है, और उस पर ऑब्वियसली फिर एक मज़ीद नई चीज़ों का कॉम्प्लिकेशंस का साइकिल चलता है। और दूसरी बात है वो उस जो है हेयर फॉलिकल को, या उतने सारे मुख्तलिफ तरह के जो मुख्तलिफ फेजेज़ में या मुख्तलिफ डायमीटर्स के बाल होते हैं उसमें डील करने की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, मैं वेट कर रही थी कि आप मेरे फेवरेट का नाम लेंगे, क्यू स्विच का, मगर आपने नहीं लिया। स्विच, अच्छा, इसलिए कि क्यू स्विच लेज़र को हम हेयर रिमूवल में नहीं डालते, हेयर रिडक्शन में नहीं डालते, उसको हम मैनेजमेंट पे डालते हैं। जब बाल इतना फाइन हो जाता है
जब वो किसी भी लेज़र इन लॉन्ग पल्सेस का, ये सब लॉन्ग पल्स लेज़र्स हैं, इनका जब कैंडिडेट नहीं रहता तो फिर हम उसको क्यू स्विच लेज़र पे डालते हैं फॉर द मैनेजमेंट पर्पस। ठीक है। उसमें भी जो अच्छे क्यू स्विच हैं, जो ब्रांडेड क्यू स्विच हैं, या जिनको हम कह सकते हैं कि अमेरिकन या यूरोपियन क्यू स्विच हैं, उनकी एनर्जी इतनी प्यारी होती है कि वो बाल को बर्स्ट भी करता है, और चूंकि इसका जो क्रोमोफोर है लेज़र का वो पिगमेंट होता है, तो वो जो हेयर बल्ब में पिगमेंट पड़ा हुआ है जब उसको भी डैमेज करता है तो बाल वीकर और कम होता जाता है। ये हमने खुद भी विटनेस किया है, इवन मैंने अपने ऊपर विटनेस किया है, अपने करीब के लोगों पे, अपनी अगर और मैं मैंने बहुत भी, करीब क्योंकि मैंने भी जो आपसे सच, मैंने कभी कोई हेयर रिमूवल का उसमें, क्योंकि वो बहुत पेनफुल प्रोसीजर है हेयर रिमूवल, है ना, ये जो है ये सब में बर्न्स के जो चांसेस हैं ये बड़े ख़तरनाक हैं। अब इसमें अगर आप किसी गलत जगह पे चले जाएं और एक गलत इंटेंसिटी के साथ, मैंने ये भी देखा है बहुत सारे लोगों को फेस पे मुलाजमा भी हो गया, इसलिए कि वो हेयर रिमूवल जिस उससे करवा रहे थे लेज़र से, उसकी शायद इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं बिल्कुल थी। बहुत से लोग एक इस तरीके जैसे बर्न के साथ आते हैं, कुछ ऐसे, वो डिपेंड करता है कि कौन सा लेज़र। फिर वही बात है कि आपने एक मीडियम से बाल को, मीडियम डायमीटर के बाल को अगर आपने लाइट के साथ ट्रीट करना चाहा तो ऑब्वियसली आपको उसकी एनर्जी जो है बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन वो एनर्जी जो है वो उस स्किन टाइप के लिए जो वीटिश है तो उसके लिए वो एनर्जी नहीं सूट करती या वो उसको बर्न देगी। यानी कि ऑब्वियसली वो पिगमेंट, अगर स्किन में पिगमेंट ज़्यादा है तो पिगमेंट क्रोमोफोर है लेज़र का, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा पिगमेंट से लेज़र और उससे बर्न आएगा, या वो सुपरफिशियल एपिडर्मिस को ज़्यादा डैमेज करेगी। जो लॉन्ग पल्स एंटीएग्स हैं तो वो सुपरफिशियल स्किन को प्रिजर्व रखते हुए एपिडर्मिस को डायरेक्ट अपने क्रोमोफोर पे काम करती हैं, जो कि पिगमेंट नीचे पड़ा हुआ है हेयर बल्ब में। ठीक है, तो इसलिए अब मुझे ये बताइए कि और क्या ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि एसोसिएटेड हैं इसके साथ? आपने स्किन बर्न का जिक्र किया, लोग स्किन कैंसर तक भी डाउट करते हैं। स्किन कैंसर का जो हेयर रिमूवल है दैट इज़ FDA अप्रूव्ड, और FDA की एक बहुत लंबी रिसर्च होती है, कई सालों की रिसर्च होती है जिसके बाद किसी प्रोसीजर को अप्रूवल मिलता है। ये तो चले, लोग कहते हैं कि FDA अप्रूवल भी कंट्रोवर्शियल है और सारा कुछ, लेकिन लेज़र्स जो है वो अपने क्रोमोफोर पे काम करते हैं। क्रोमोफोर से मुराद ये है कि जो लेज़र जिस चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए बना है वो उसी से अट्रैक्ट होके उसी हिस्से पे काम करता है। आपको पता है बहुत सारी सर्जरीज भी हम अब लेज़र से करते हैं, जैसे लिथोट्रिप्सीज करते हैं या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं, तो वो अपने क्रोमोफोर पे जाके इर्द गिर्द के टिश्यू को डैमेज किए बगैर वापस आता है। इसमें कोई UV लाइट इन्वॉल्व नहीं होती, आयोनाइज्ड रेडिएशन होती हैं जो कि डायरेक्ट अपने टारगेट पे जाके काम करती हैं। जो UV लाइट्स हैं यानी कि जो कैंसर कॉज करती हैं उस पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो भी सन ब्लॉक और इस तरह की चीज़ें कि जो UV लाइट है दे आर कैंसरस, तो इसमें ऐसा कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि ये कैंसर करे, कॉज करे। अच्छा, अब ये पूरी बॉडी के लिए इफेक्टिव है? जो लोग के चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे पार्ट्स के हम चाहते हैं वहाँ पे हेयर रिमूवल हो जाए, वहाँ पे भी सेफली यूज़ किया जा सकता है? बिल्कुल सेफली यूज़ किया, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सबको बता दूँ इनफर्टिलिटी से कि अल्लाह ना करे कि लेज़र कराया और कोई इनफर्टाइल हो गया या कोई ऐसा परमानेंट किस्म का डैमेज हो गया, ये सिर्फ बाल पे काम करेगा और वहाँ से वापस आ जाएगा। और जो अनवांटेड बाल हैं कुछ ऐसे एरियाज़ पे, प्राइवेट एरियाज़ पे, जो कि ज़ाहिर है बहुत दिक्कत होती है इंसान को हर वक्त क्लीन रहने में, तो इट्स अ मिरेकुलस ट्रीटमेंट देन। बिल्कुल। अच्छा, अब कौन से लोग हैं जो कि कैंडिडेट इसके अच्छे हैं कि जिनको करवा लेना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को जब असेस करती हूँ सबसे पहले उनसे कहते हैं कि आप हमसे आके ज़रूर कंसल्टेशन लें। वो वाले पेशेंट्स जिनके फेस पे, फिर वही मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगी, टर्मिनल हेयर या मर्दाना तर्ज का बाल होता है, मोटा बाल होता है, दरमियाने बाल से लेके जो काला बाल नज़र आता है बाकायदा और हाथ लगाने से वो मोटा फील होता है, या मर्दाना तर्ज का बाल होता है, वो सबसे बेहतरीन कैंडिडेट है लेज़र हेयर रिमूवल का। ठीक है। जो बिल्कुल पीच फंस है, मैं अक्सर अपने टेबल से पेशेंट्स को वापस भेजती हूँ या फिर उनको मैनेजमेंट का मशवरा देती हूँ कि चलें ये ब्लीच नहीं लगाएं ज़्यादा, या केमिकल इन्फ्लुएंस में ना रहें, या बार बार वैक्स और थ्रेड की उनको आदत ना पड़ जाए जिससे अगेन फ्रिक्शन से पिगमेंटेशंस और इस तरह की चीज़ें फेस पे आती हैं, तो उनको हम क्यू स्विच लेज़र पे डाल देते हैं जो बिल्कुल पीच फंस होता है, जिससे बाल बढ़ता भी नहीं है और मतलब उतना भी रहता है और कम भी हो सकता है। लेकिन अगर आप बहुत पतले बाल को लेज़र हेयर रिमूवल लॉन्ग पल्सेस पे डाल देंगे तो वो रेसिप्रोकल हेयर ग्रोथ के चांसेस भी होते हैं, बढ़ जाएगी, कि वो बढ़ सकती है, और फिर वो ब्लैक में चली जाएगी। फिर वो ब्लैक में चली जाएगी, फिर वो एक दोबारा साइकिल है कि इतनी सिटिंग्स के बाद जो बाल मोटा होगा फिर आप दोबारा गिनती शुरू करेंगे के बालों को के दोबारा काउंटिंग शुरू होगी कि कितनी सिटिंग्स के बाद। और फिर विमेन ख़ास तौर पे ख़वातीन पैकेट्स ऑफ हार्मोन्स हैं,
हर 5-10 के बाद साल के बाद हार्मोन्स भी ऊपर नीचे होते हैं, जिसके इन्फ्लुएंस से भी फिर बाल आ रहे होते हैं, तो फिर आप उसमें फंस जाते हैं। तो हमेशा हम बिल्कुल पीच फंस वाले लोगों को मना करते हैं कि वो लॉन्ग पल्स वाले लेजर्स ना यूज़ करें। अच्छा, अब ये भी बताइए कि कौन सा एज ग्रुप, क्योंकि बाज़ मैंने देखा बच्चे, छोटे बच्चियाँ अभी पैदा हुई हैं ना, तो उसको देख के इनके बहुत बाल हैं, तो इनको अब हम रिमूवल करवा दें, लेज़र करवा दें। मैं कह रही होती यार खुदा का वास्ता है, डोंट डू एनीथिंग जब तक के हम लोग 13 प्लस में लेजर्स करते हैं जब व्हेन द मेनार्की स्टार्ट्स और मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक सेटल हो जाता है, एक जगह पहुंच जाता है, आपको पता लग जाता है कि हार्मोन्स ठीक काम कर रहे हैं, अब सारे फुल ब्लोन हार्मोन्स हो गए हैं और जितने बाल आने हैं वो आ चुके हुए हैं, तो उसके बाद वी कैन स्टार्ट द लेजर। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ क्या कुछ डाइट्स वाइट्स का भी चक्कर है कि जिसमें आप रिकमेंड करें कि हमें एहतियात बाल करनी जो चाहिए? है ना जी, मुख्तलिफ तरह से लोग इसमें हैं। कुछ लोगों की हेरिडिटी होती है, यानी कि ख़ानदानी बाल होते हैं, कि एक पैटर्न होता है कि जी साइड बन्स बहुत ज़्यादा हैं और उसके अलावा कुछ चिन एरिया पे बाल है, फोरहेड पे बाल है, जैसे ये हेरिडिटी पैटर्न है। और उसके अलावा अब पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ की मैं बात करूँगी, इट्स वेरी कॉमन ड्यू टू बैड लाइफस्टाइल एंड बैड ईटिंग हैबिट्स। बहुत ज़्यादा कॉमन मुझे ऐसा लगता है कि हेयर रिमूवल के लिए आने वाले जो है 80% जो बच्चियाँ हैं वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के उसमें से गुजर रही होती हैं, जिसमें हायर मेल हार्मोन्स का आपकी बॉडी में होना बालों की ग्रोथ, जिसको हम हिरसूट कहते हैं, मतलब अनवांटेड बालों की ग्रोथ फेज पे जो है वो आती है। तो उसमें फिर साथ साथ आपको हार्मोनल जो है वो ट्रीटमेंट्स, यानी कि हार्मोन बैलेंस करने के लिए, एंड्रोजन्स को कम करने के लिए, प्रोलेक्टिन को कम करने के लिए और लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ वो सब जब हैंड इन हैंड चलेगा तो ही हेयर रिमूवल का अच्छा रिजल्ट आएगा। बिल्कुल सही। कुछ और जो आप ऐड करना चाहें इस सब्जेक्ट से मिला हुआ है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो लोग आते हैं आपके पास फिर कॉमनली आप देख रही होती हैं? सबसे पहला लोगों का सवाल ये होता है कि जी हम जो है ये कब तक चलेगा और कितने सेशंस। उसमें हमारा जवाब ये होता है कि अगर आप ठीक हैं, नॉर्मल हैं, कोई उसमें ट्रिगर फैक्टर मौजूद नहीं है, यानी कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस नहीं है, तो 8 to 10 सिटिंग्स आर मैंडेटरी और इट शुड बी अ मंथ अपार्ट। उसकी वजह ये होती है जब फिर लोग बहुत जल्दी में होते हैं, अब वो कहते हैं कि जी महीने में 2 बार कर दें, तो वो 2 बार नहीं इसलिए हम कर सकते बिकॉज बालों का जो फेस पे बालों का हेयर साइकिल है ग्रोथ का, दैट इज़ 4 वीक्स। ठीक है, तो जब तक हमें, और फिर उसमें भी जो बाल ग्रोथ फेज में होता है, यानी कि एनर्जन फेज में होता है, सिर्फ वही हिट होता है। तो टू गेट द ऑप्टिमम रिजल्ट्स इट्स नेसेसरी कि आप 4 वीक्स का गैप ज़रूर दें। एक तो ये बात। अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस है तो फिर 10-12 थोड़ी अनकाउंटेबल सिटिंग्स भी हो सकती हैं, जब तक हार्मोनल पैटर्न जो है वो सेट ना हो, पॉलीसिस्टिक ओवरीज कंट्रोल ना हो, आपके जो एंड्रोजन्स के लेवल हैं वो बॉडी में कंट्रोल ना हो, जब तक आप लेज़र करते रहते हैं। इसलिए कि इससे बेहतर और कोई दूसरा तरीका बाल रिमूव करने का नहीं है, बिकॉज दूसरे तरीक़ों में मैंने बताया, जब आप इतने मोटे बाल को बार बार खींचेंगे, बार बार प्लग करेंगे या एपिलेट करेंगे, तो वो इनग्रोन हेयर भी डेवलप हो सकता है, वो आपको फॉलिकुलाइटिस या हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन भी कर सकता है, और उसके बाद बार बार फ्रिक्शन से उस जगह पे, आपने देखा है लड़कियों के पास वह ग्रीन एक ह्यू आ जाता है, तो आपको पिगमेंट भी डेवलप हो सकता है। तो उन सबसे बेहतर है कि ये आप लेज़र ऑप्ट करें। और फिर दूसरी बात है, प्लीज़ थोड़ा सा रिसर्च डॉक्टर के पास जाने से पहले कि किस तरह के लेज़र्स हैं, वो लेज़र्स यूज़ कर रहे हैं या लाइट्स यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा फीडबैक इर्द गिर्द के लोगों का, और क्वालिटी ऑफ लेज़र्स और लेज़र का जो मेक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ये मेक में जैसे आपने जिक्र किया, बाज़ औक़ात एक ही लेज़र जो है उसका चाइना वर्जन भी है और उसका मतलब दूसरा वर्जन भी है, तो अब हमें ये कैसे पता चले कि किसने कौन सी मशीन जो है वो अब तो इस तरह होने लगा है फ़रा कि वो एक बहुत खूबसूरत लेज़र है, डायोड लेज़र, उसमें एक बहुत ही एक हाई एंड कंपनी है जो कि वेस्टर्न कंपनी है, वो बहुत अच्छे लेज़र्स बनाती हैं, दे आर रियली एक्सपेंसिव। उसके पूरे डब्बे सेम कॉपी करके चाइना ने बना लिए, उसी नाम के साथ। आप फ़र्क आम आदमी जो है वो नहीं डिटेक्ट कर सकता। लेकिन यहाँ पे फिर मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा एक ये भी सोच लें कि कोई भी इतना अनएथिकल मुझे नहीं लगता हो सकता है कि जो अपने बहुत अच्छे लेज़र के बहुत कम पैसे ले ले, या मतलब वो फिर एक आपको नज़र आ जाएगा कि जो फ़ाइट फॉर अर्निंग है ना, जो बहुत सस्ते लेज़र मतलब 10-12 हज़ार में पूरी बॉडी इज़ नॉट पॉसिबल विद गुड लेज़र। एक सेशन या मतलब अनलिमिटेड भी लगाए होते हैं, 50,000 में जितने मर्जी करा लें, दिस इज़ आपको बहुत अच्छी तरह पता है।
मतलब लेज़र में शॉर्ट्स यूज़ होते हैं, इसमें कंज्यूमेबल है, हमें लैंप्स चेंज करने पड़ते हैं, कुछ शॉर्ट्स के बाद बिजली इस्तेमाल हो रही है, आपका एक वर्क एनवायरनमेंट है, मतलब हर चीज़ इन पैसों में अगर नहीं मैनेज, इट्स अ कॉमन सेंस, तो इसका मतलब है कहीं पे कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड है। ठीक है। फिर होता क्या है कि जब आप मतलब सब स्टैंडर्ड लेजर्स यूज़ करते हैं तो बाल जो है ना वो शुरू में तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, इसलिए कि वो मोटा बाल होता है, वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिजल्ट, फिर वो एक ऐसी जगह आके फंस जाता है जहाँ पे मतलब वो ख़त्म नहीं होता कोई भी, वो थोड़ा सा एक ऐसे डायमीटर पे आके फंस जाता है जहाँ पे फिर ना वो उस क्लिनिक के बस की बात रहती है और ना वो उस लेज़र के बस की बात रहती है, तो वो एक बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है। सो डू कंसिडर ऑल दीज थिंग्स, मेरा ख्याल है दैट वुड हेल्प। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच, काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपने दी। और चूँकि एक कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे मैंने जिक्र किया कि बच्चे बच्चियाँ हम सब जो हैं वो इसमें से गुजर होते हैं, बल्कि बच्चों से मुझे याद है बहुत सारे मेल भी करवा रहे होते हैं, कानों के ऊपर, कानों के ऊपर भी, और जब दाढ़ी रखते हैं तो जो ऊपर का हिस्सा है चीक्स के ऊपर, वो भी हम मना करते हैं कि आप थ्रेडिंग वगैरह कराते हैं, और मेल चूँकि इतने विजिलेंट भी नहीं होते सन ब्लॉक के साथ, वहाँ भी पिगमेंट उनको फिर इस वजह से डेवलप हो जाता है कि वो निकालते हैं उसको बार बार, तो मेल के रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे हैं बिकॉज दे हैव थिकर हेयर। सही, मेल को हर जगह एडवांटेज है कि वो उनको फ़ायदा रहता है, लेकिन आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है उससे फ़ायदा होगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना और ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है जब आप सेल्फ़ केयर की बात करते हैं, क्योंकि अगर आपने ये ना हो कि आप अपने ख्याल करने की कोशिश में अपना कोई नुकसान कर बैठें। थैंक यू डॉक्टर शमाइला। वेलकम। और एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद आपसे मिलेंगे मेहमान के साथ। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए।